हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। उससे पहले देखो, आज है लास्ट डे ऑफ जून और एक और मंथ आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कम हो चुका है। तो जो बीत गया सो बीत गया वाली बात है। जितना आई होप आप में सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बट अगर कोई नहीं भी कर रहा था या कोई थोड़ा सा जिसको लगता है कि स्टिल यू आर नॉट गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम, तो अब शुरू कर दो। देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम कि भाई अब आएगा अब आएगा। एक महीना और कम हो चुका है। ऐसे ही करते करते दिसंबर आ जाएगा, तब हमें कुछ पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हुए सीरियसनेस में आइए और आगे बढ़िए। अब देखिए, क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच है क्लैट पॉइंट का, आपको पता ही है। नहीं पता है जान लो, लाइव क्लासेस हैं, 7 बुक्स आपके घर पे हम कुरियर करेंगे, 50+ मॉक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, पर्सनल मेंटरशिप है और बाकी सारी चीज़ें हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बिना डेमो लिए आपको अटेंड नहीं करना है, कोर्स नहीं लेना है। जस्ट डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो विद द डेमो क्लासेस, देख सकते हैं वहाँ पे। न्यू बैच जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जून लिखा हुआ है। क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच है, फॉर 2 years यू जस्ट नीड टू पे 32,999। वहीं एनएलसेट के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है, और अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं देन आर अचीवर्स बैच इज फॉर यू। देखो, सबसे पहला आज का जो आर्टिकल है ना, वो हम असम फ्लड से रिलेटेड देखने वाले हैं। आसाम में देखो अभी फ्लड आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आसाम में फ्लड इतना क्यों आता है। क्यों आता से मेरा मतलब है कि देखो, हर साल ना हम ये चीज़ सुनते हैं कि आसाम में फ्लड आ रहा है, और ये हर साल का हो चुका है। तो ऐसा क्या कारण है कि आसाम के अंदर फ्लड आ रहा है हर साल, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको रोकने के लिए? क्योंकि जब पता है कि भाई एवरी ईयर ये आ रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये चलते हैं। इसमें जो एडिटोरियल है ये 2-3 दिन पुराना, न्यूज़ तो देखो आज भी आपको हर जगह मिलेगी, बट एडिटोरियल जो है ना वो 2-3 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का था। तो उससे पॉइंट्स निकाल के मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखो, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है, और आप इसको देख सकते हो कि ये इंडिया में किस तरीके से है। ये आपका गुवाहाटी हो गया इधर, ठीक है, यहाँ पे फिर बांग्लादेश में आ जाती है। तो आप थोड़ा इस नदी को समझो, क्योंकि ये नदी से ही सारी कहानी है, आपको तब समझ में आएगा कि ब्रह्मपुत्र के बारे में क्यों बात हो रही है। तो आसाम में सबसे ज़्यादा ये जो बाढ़ का जो रीज़न बनी हुई है ना, वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ऐसा क्यों है, मैं अभी इसके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। एक टर्म है सेडिमेंटेशन, इसको समझना। अभी क्या है ये, अब मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। देखो, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो देखो आसाम जो है ना वो थोड़ा सा इस जगह पे है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि हिमालयाज के जस्ट नीचे ये जगह पड़ती है सारी। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो कुछ इस तरीके से बह के आती है, डायरेक्शन ये है। अब देखो, जब ये यहाँ से बह के आएगा तो अपने साथ काफ़ी सारी मिट्टी और जो भी मतलब पत्थर कंकड़ ये सब होते हैं उसको लेके आती है अपने तरफ नीचे। लेकिन जब वो नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफ़ी फ्लो में वो नीचे आते हैं और ज़्यादा स्पीड में आते हैं, तो इसीलिए वो सब कुछ बह के नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये रिवर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बहती है, ठीक है, तब इतनी फ्लो नहीं बन पाती है जितनी फ्लो ऊपर से नीचे आने में बनती थी। तो ये जो सारी मिट्टी कंकड़ थे ना, ये सब जमा हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। क्योंकि स्टीप स्लोप से ये आती है और यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाता है। अब इसके वजह से फिर क्या होता है कि पानी जो है आपको दोनों तरफ फ्लो होते हुए दिखेगा। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। आपने वो कंकड़ गिलास वाली कहानी सुनी होगी, है ना, कि वो क्रो जो है वो कंकड़ डालता है और पानी का जो लेवल है फिर वो हाई हो जाता है। जब कंकड़ इसमें डलेंगे तो पानी का लेवल हाई हो जाएगा। तो उसी तरीके की सिचुएशन होती है। ये रिवर है, रिवर के दोनों तरफ पानी जब बहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपको देखने को मिलेगा कि भाई फ्लड जैसी चीज़ें होंगी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है 650 किलोमीटर के आसपास है आसाम के अंदर, और 5.46 किलोमीटर की विड्थ है। विड्थ मतलब चौड़ाई, एवरेज जो है पूरे आसाम में वो इस तरीके की है। फुट हिल्स पे है, मैंने आपको बताया, जैसे इस तरीके के स्लोप्स पे फिर आपका आसाम पड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आसाम के अंदर जो रेन होती है ना, वो 85% तो मानसून सीजन में होती है और बची हुई 15% फिर पूरे बाकी टाइम पे होती है। तो मॉनसून सीजन में इसलिए भी वहाँ पे फ्लड आती है क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेन भी होती है। आप समझ रहे हैं ये बात? तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। सरकार ने क्या कर रखा है, तो देखो आज की बात नहीं है, 1950 से ये इनिशिएटिव आसाम में शुरू हो गया था, क्योंकि बाढ़ आज से नहीं आ रही, पहले से आ रही है। एम्बैंकमेंट्स रिवर के चारों तरफ ऐसे बनाए गए हैं। जैसे क्या होता है, ये रिवर है,
ठीक है। तो इसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े वॉल बना दिए जाते हैं कि पानी जो है फ्लो करके इधर ना बहे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये सब बहुत पहले के बने हुए हैं, और दूसरी चीज रिवर की फ्लो इतनी ज्यादा होती है कि काफी जगहों पे तो ये न्यूज देखने को आई है कि एम्बैंकमेंट्स टूट के ये रिवर ने पानी को आगे बढ़ा दिया है। तो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आसाम में जो है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीज आई है, तो आसाम से रिलेटेड एक चीज मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। कहीं आपसे कभी पूछ लेना कि चाय बागान टाइम क्या है, तो ध्यान रखना चाय बागान टाइम क्यों होता है। देखो आसाम जो है ना, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने एरियाज हैं जैसे कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये लोग डिफरेंट टाइम जोन्स की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या और भी जैसे स्टेट्स हो गए। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सन राइजेस एंड सेट्स अर्लियर इन द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। मतलब आप देखना कि आसाम में अंधेरा जो है ना बाकी इंडिया की कंपैरिजन में 3-4 आवर्स पहले हो जाता है। आप अगर आपको पता हो, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा हो, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ता है, तो सन जो है वहाँ पे रे जो है थोड़ी सी लेट पहुँच रही हैं, और जल्दी वहाँ पे फिर जो है रे चली भी जा रही हैं। थोड़ा सा इसको समझना। तो ये चाय बागान टाइम कहते हैं, चाय बागान टाइम का डिमांड करते हैं कि हमें चाय बागान टाइम मान लो कर दिया जाए। चाय बागान टाइम क्या होता है, देखो जो वहाँ पे लोकल चाय उगाने वाले किसान होते हैं ना, तो दे यूज़ दिस टाइम फॉर देयर एग्रीकल्चर, कि इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। प्लस 2-3 आवर्स का डिफरेंस है, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो हम लोग जो टाइम फॉलो करते हैं। तो ये डिमांड आती रहती है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मुझे आज ही कल कहीं पे मैंने न्यूज़ में देखा था, पता तो ये चीज़ बहुत पहले से ही है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को ही बता दूं। कहीं चाय बागान टाइम पूछ लें तो ध्यान रखना किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या है। इसके बाद देखो एक एडिटोरियल अभी और न्यूज़ में आया हुआ था, ये पहले का हमारा छूटा हुआ है। राजौरी पूछ जम्मू कश्मीर टेरर न्यू एपिसेंटर वॉन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये देखो जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, और दिस इज राजौरी एंड दिस इज पूंछ। थोड़ा सा ना आपको मैं हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूँ। 1995 से ना 2005 तक राजौरी एंड पूंछ एरिया में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे मिलिटेंट्स एक्टिव थे। फिर जब ये मिलिटेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे तो हमारी सरकार ने मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए सर्प विनाश नामक जो है एक क्या चलाया, एक ऑपरेशन चलाया। इसके अंदर 64 टेररिस्ट को मार डाला गया। 18 दिन का ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद 2005 के बाद राजौरी एंड पूंछ रीजन पे जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल जीरो पे हो गई। काफ़ी पीस यहाँ पे थी और सारी चीज़ें शांति में चल रही थी अंटिल 2021। अब इससे पहले ना मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा ना इस पर मैं आपको और एक हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो 1995 से 2005 के बीच में मिलिटेंट्स एक्टिव थे और फिर 2005 के बाद हमारी इंडियन आर्मी ने इन सारे मिलिटेंट्स को ख़त्म कर दिया। इसमें ना बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इस कम्युनिटी ने मतलब ये रोल निभाया था। गुजर बकरवाल कम्युनिटी, होते मुस्लिम्स हैं ये, लेकिन ये जो आपका बेल्ट है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पाए जाते थे। तो ये बेसिकली जो जानवर होते हैं उनको चराने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी मिलिटेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आर्मी को दी, और जिसके वजह से आर्मी ने काफ़ी सारे मिलिटेंट्स को ख़त्म कर डाला। अब ये न्यूज़ में फिर से क्यों आ गया है राजौरी एंड एवरीथिंग। देखो सिंस अक्टूबर 2021 ना 20 से ज़्यादा सोल्जर्स इस जगह पे शहीद हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि राजौरी एंड जो पूंछ वाला एरिया है यहाँ पे मिलिटेंट्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, और इसीलिए ये काफ़ी अभी न्यूज़ में आ रहा है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले तो आपके दिमाग में आएंगे कि सर अब कैसे इतने एक्टिव हो गए, अब क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं सरकारें। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत अलग लेवल पर जा चुकी है। पहले इस लेवल पर टेक नहीं होते थे तो पकड़ लिए जाते थे। अब लोग जो हैं वीडियो गेम्स के अंदर जो मैसेजेस होते हैं उससे टेररिस्ट लोग बात करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ड्रग इश्यूज़ भी है। अभी जो कश्मीर एरिया है यहाँ पे जो यूथ है ना उसको ड्रग का भी बहुत आदत पड़ रहा है, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरा रीज़न है, देखो अभी हमारी जो आर्मी है उसका ज़्यादा ध्यान LAC की तरफ है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है। चौथी चीज़ ये है कि स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। स्लीपर सेल का क्या मतलब होता है, देखो ये लोग ना नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, फिर इनको अचानक से एक मैसेज आता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे स्लीपर सेल्स बोलते हैं। एक टर्म है ओवरग्राउंड वर्कर्स।
वैसे तो क्लैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यूपीएससी में मुझे याद एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होता है, ये भी एक टर्म है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की। स्लीपर सेल्स मैंने आपको बताया, दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, वो कोई भी हो सकते हैं, मिठाई वाला हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, एंड जैसे उनको एक मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा काम ये है, इसको करो, तो फिर वो उस काम को करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स उन टेररिस्ट को कहा जाता है, ये लोग ना एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये लोग पैसिव पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आपको अपने घर में रहने की जगह दे दी, या आपको फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए तो वो कर दी, आपको मतलब जो भी टेररिस्ट लोग इनको बोलेंगे उनकी मदद करो, तो दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस बट इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिस एडिटोरियल को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ उसमें ये बात भी कही गई है कि अब देखो कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी का भी सपोर्ट हो सकता है, जिसके वजह से ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक और अभी न्यूज़ थी, काफ़ी ट्रेंडिंग में थी, कि सेंटर आस्क ओडिशा टू टेक अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी टू सीएम। देखो प्राइवेट सेक्रेटरी टू सीएम जो है ओडिशा के, इनका नाम है वीके पंडियन समथिंग ऐसा। इनके ऊपर ना कुछ आरोप लगे। सबसे पहला आरोप लगा है कि इन्होंने अपने वाइफ को अपने पावर का यूज़ करते हुए नौकरी दिला दी है। दूसरा इनके ऊपर आरोप ये है कि ना यार ये ना जैसे हेलीकॉप्टर एंड ऑल सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने सरकार के पैसों से, और फिर वो इवेंट्स अटेंड करते हैं जो बीजू जनता दल है, जो कि नवीन पटनायक जी जो सीएम है उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके इवेंट्स को ये अटेंड करते हैं, वहाँ पे भाषण देते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि यार ये जो है ना, ये ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स जो 1948 है इसका वायलेशन है, क्योंकि एक्चुअली एक आईएएस जो है ना, ही कैन नॉट अटेंड एनी पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस या इस तरीके की चीज़ें से एफिलेटेड नहीं हो सकता है, तो ये उसके अगेंस्ट में है। तो इसलिए भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, तो मैंने कहा आपके साथ इसको भी शेयर करते हैं। अब एक लास्ट आर्टिकल जो है वो ये है कि देखो अभी आपको पता है कि यूएस एंड इंडिया के अभी मोदी जी गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें आई, आपने पढ़ भी लिया होगा, राइज मैगजीन में भी हम डाल देंगे। बट अभी एक एडिटोरियल आया था, तो उसी को यहाँ पे कोट करते हुए कि अमेरिका जो है ना वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन पॉलिसी अपना रहा है। तो व्हाट इज दिस एक्सेप्शन पॉलिसी, समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता होगा कि हमने जो है ना S-400 रशिया से खरीदने की बात कही थी, और हम ले भी रहे हैं, जबकि अमेरिका का एक एक्ट है जिसका नाम है काटसा, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिका। चलो इसका मुझे फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि अगर आपने हमारे दुश्मन कंट्रीज के साथ व्यापार किया तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है? यूएस। तो देखो जब इंडिया रशिया से S-400 ले रहा था तब यूएस ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब टर्की लेने लगा ना, टर्की से कहा कि भैया तुम्हारे ऊपर हम काटसा लगा देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो भारत के लिए यूएस ने एक्सेप्शन दिया। फिर देखो जो टेक्नोलॉजीज यूएस अपने बिल्कुल क्लोज एलाइज को शेयर करता है ना, वो भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। इवन एनपीटी एंड रशिया यूक्रेन के मामले में वी आर नॉट विथ यूएस, लेकिन स्टिल वो हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस जो है ये इतना मेहरबान क्यों है इंडिया के ऊपर। तो देखो एक चीज और है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन में ना अभी सिर्फ गिव एंड गिव वाला चीज हो रही है फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस। भारत कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा है, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं सस्टेनेबल रहेगा। क्योंकि आप ऐसे भी देख लो कि कोई दो दोस्त हैं और एक पूरे टाइम मदद करता रहे, दूसरा नहीं करे, तो फिर दूसरे को बाद में रियलाइज हो जाएगा कि यार ये तो मेरा फायदा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी आज नहीं तो कल इसको रिटर्न करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से फेवर करते हुए या किसी भी रूप में। तो अभी तो फिलहाल ये हो रहा है कि सिर्फ यूएस ही करा जा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये यूएस इतना क्यों कर रहा है? तो देखो ये चाइना जो है ना, यूएस को पता है कि एक इमर्जिंग पावर है और ये थ्रेट भी है यूएस को। चाइना को ये भी पता है कि यूएस को अगर कोई टक्कर कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है, चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया दे सकता है इस रीजन में, एशियन रीजन में। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो चाइना के पास है, एंड पॉपुलेशन इज इन इटसेल्फ अ प्लस पॉइंट। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन की पॉलिसी जो है ये थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।